चलिए, हम लोग कल कितना सवाल किए थे? हम लोग शायद विदेशी स्रोत किए थे ना। सात नंबर होगा। चलिए, चलिए सवाल है हम लोगों का 7वां नंबर कि निम्नलिखित में से, वीडियो स्टार्ट है ना, कि 7वां नंबर सवाल है हम लोगों का कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री के विषय में सही नहीं है। चलिए, तो देखिए, अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का सदस्य, राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष। आप देखिए, इस सवाल से एक चीज़ जरूर सीख रहे हैं कि आप देखिए कि चाहे विधानसभा हो, चाहे विधान परिषद हो, चाहे राज्यपाल हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, मतलब राज्य से संबंधित जो भी राजनीतिक व्यवस्था है वहाँ से सवाल अधिक पूछा जा रहा है, राष्ट्रपति से सवाल अधिक पूछा जा रहा है। सो देख रहे हैं ना, तो हमको राष्ट्रपति का टॉपिक पूरी तरह से पढ़ना है, राज्य का राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ये सब टॉपिक हमको पढ़ना है, विधान परिषद पढ़ना है। ऐसे विधान परिषद का तो लगभग चीज़ जितना भी था वो डाल ही दिए हैं। चलिए साहब, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य होता है और इसका अध्यक्ष जो होता है अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष, ये होते हैं प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष। और बाकी राज्यों का, जितने भी राज्य हैं, सारे राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य हुआ करते हैं। चलिए साहब, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का सदस्य, इसके भी सदस्य मुख्यमंत्री होते हैं। राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष, इसके भी अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष, नहीं, राज्य मानवाधिकार के आयोग का अध्यक्ष थोड़े मुख्यमंत्री होंगे, ऐसा होगा ही नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए साहब, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष मुख्यमंत्री नहीं होते हैं। मुख्यमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य, राज्य शिक्षा परिषद का सदस्य, राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। देखिए, राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है साहब। मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो होती है 164 के तहत, अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और मुख्यमंत्री प्रायः वही व्यक्ति बनते हैं जो विधानसभा के बहुमत दल के नेता होते हैं। विधानसभा के बहुमत दल के जो नेता होते हैं प्रायः मुख्यमंत्री वही बनते हैं। आप लोग को तो पढ़ाए हुए हैं सारे चैप्टर। चलिए, और हमको लगता है कि जो जो चैप्टर आपको पढ़ाएं, जो नहीं पढ़ाएं वो अलग बातें हैं, या कोई ऐसा वाहियात सवाल है वो अलग बातें हैं, लेकिन जो सिलेबस से सवाल है और जिस टॉपिक को पढ़ाएं, हमको नहीं लगता है कि उस टॉपिक से सवाल ऐसा होगा कि वो टॉपिक पढ़ाएं और उस टॉपिक से सवाल आया है तो छूट गया होगा। ऐसा तो नहीं है कि प्रीवियस ईयर हम तैयार करके रखे थे, सो तो है नहीं। लेकिन अगर टॉपिक पढ़ा है तो ऐसा है कि जो टॉपिक पढ़ा है वहाँ से सवाल बाहर जा रहा है, ऐसा हम मेरे समझ से नहीं होगा। हाँ, वो सवाल बाहर होगा जो भारतीय संविधान से जुड़ा नहीं हो, भारतीय संविधान से जुड़ा नहीं हो, और वो एक माइंड सेट वाला हो, माइंड वाला सवाल हो कि आप सोच करके आंसर कर सकिए, ठीक है। हाँ, तो उस तरह का सवाल। चलिए, राज्य मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का एक सेवानिवृत्त, हाँ, उच्च न्यायालय का एक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश होता है। मतलब हाँ, राष्ट्रीय मानवाधिकार का जो अध्यक्ष होगा उच्च न्यायालय का, चाहे तो जो सेवानिवृत्त, जो रिटायर कर चुका है मुख्य न्यायाधीश वो होगा, चाहे तो कोई वरिष्ठ अगर न्यायाधीश है रिटायर तो वो इसका क्या होगा? अध्यक्ष होगा। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य का कार्यकाल जो होता है 3 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु, जो पहले हो जाए वो, मतलब 70 वर्ष से पहले अगर ही 3 वर्ष पूर्ण जाएगा तो 3 वर्ष के लिए, अगर 70 वर्ष की उम्र हो गई तो 70 वर्ष के लिए, ठीक है साहब। ये सारी बातें हम लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए, बस इससे इतना ही याद रखिए। चलिए, नेक्स्ट है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार वर्णित है। 29-30 लॉक कर दें, 29-30। चलिए, इसका मतलब आप देख रहे हैं
इसमें आपको मौलिक अधिकार 19 वाला भी पूछा, 20 वाला भी पूछा, 21 वाला भी पूछा, चाहे जिस तरह से सवाल पूछे, लेकिन आप देख रहे हैं कि मौलिक अधिकार को पूछा जा रहा है। नीति निर्देशक तत्व वहाँ से भी पूछा गया था और हम नीति निर्देशक तत्व का जितना भी अनुच्छेद था करवा दिए थे, और मौलिक अधिकार का भी हम लोग 22 तक करवाए थे ना, 14 से 22 तक। अब इसमें देखिए कि टोटल हम क्लियर ही कर देते हैं। तो इसका मतलब देखिए कि आपका टॉपिक खत्म हो रहा है, टॉपिक खत्म हो रहा है। नीति निर्देशक तत्व हो या मौलिक अधिकार हो या मौलिक कर्तव्य, कहीं सवाल आ रहा है वो टॉपिक कवर कर रहे हैं। और प्रयास करिए, हम बार बार बोलते हैं कि सवाल की गिनती हम यहीं से करेंगे, इसलिए करेंगे क्योंकि टॉपिक यहाँ से करवाया जा रहा है। और इतना अगर आप लोग कर लेते तो एक बात याद रखिए, 100% तो ना सही, लेकिन इतना ज़रूर सवाल आप टच कर लीजिएगा, इतना सवाल ज़रूर यहाँ से आ जाएगा जितना पर वो रिजल्ट बनाएगा, इस बात को याद रखिए। चलिए साहब, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 29 और 30। चलिए देख लेते हैं साहब, इसका आंसर हो जाता अनुच्छेद 29 और 30। तो हम लोग क्या करेंगे कि 29-30 के साथ साथ और भी जो चीज़ें हैं, जैसे कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। आपको पता है कि शोषण के विरुद्ध जो अधिकार का वर्णन है, शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन, ये जो है किस किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 23 और 24। 23 और 24, यही ना, 23 और 24 शोषण के विरुद्ध। तो दोनों अनुच्छेद को हम लोग याद रखेंगे। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम पर रोक। मानव का दुर्व्यापार का मतलब हुआ कि मानव का खरीद बिक्री जो है, इस पर क्या है? रोक है। मानव तस्करी पर क्या लगाया गया है? रोक लगाया गया। मनुष्य को आप खरीद बेच नहीं सकते, गाय भैंस थोड़े है कि आप खरीद बेच लीजिएगा। तो मानव तस्करी पर क्या गया? रोक लगाया गया। इसके अलावा बलात् श्रम का मतलब बलपूर्वक, किसी से आप बलपूर्वक किसी से काम नहीं करवा सकते, किसी से आप बेगार नहीं करवा सकते। बेगार का मतलब समझते हैं कि कम मजदूरी में, बिना मजदूरी का किसी को डरा धमका करके तब काम करवाना, ये आप नहीं करवा सकते। ऐसा बात है, किसी से भी आप बलात् श्रम नहीं करवा सकते। जैसे कि आप जाइएगा घर में और छोटा भाई बहन को बोलिएगा एक गिलास पानी ला, उसका मन होगा कि नहीं देंगे, तो आप कूटने लगते हैं उसको, काहे देगी, समझ रहे, ला पानी। तो इसका मतलब है कि आप उससे क्या करवा रहे हैं? बलात् श्रम करवा रहे हैं, ज़बरदस्ती करवा रहे हैं। ऐसा बात है। और इसका मतलब है कि आप अनुच्छेद 23 का क्या कर रहे हैं? उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसा नहीं, तो इस बात को याद रखिएगा। किसी से अगर आप कुछ सामान मांगिए या कोई काम उसको बोलिए, वो नहीं किया, अगर आप उसको डरा के, धमका के, मार के, पीट के करवा रहे हैं घर में, तो याद कर लीजिएगा उस समय हम अनुच्छेद 23 का उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसा नहीं बात है। चलिए, अर्थात किसी व्यक्ति के खरीद बिक्री एवं बलपूर्वक जबरदस्ती श्रम करवाने एवं बेगार करवाने पर क्या लगाया गया है? रोक लगवाया गया है। क्लियर है साहब? चलिए अगला देख लेते हैं। अनुच्छेद 24 बालकों के नियोजन पर रोक। बालकों के नियोजन पर रोक अर्थात 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से जोखिम भरा काम करवाना क्या है? अपराध है। और ये अनुच्छेद हमको लगता है कि सबसे अधिक कोई तोड़ती है तो लड़की लोग तोड़ती है। ये अनुच्छेद 24 का उल्लंघन जो करती है ना, वो लड़की लोग अधिक करती है। अपने गमला ले लेगी, उसमें आटा ले लेगी, अब बैठ जाएगी टीवी के सामने में, सीरियल टेपते रहेगी, आए समझ में, सीरियल देखते रहेगी। और उसके बाद बच्चा को लेके बाबू तनिक गिलास एक लोटा पानी लेकर आटा गूंदेंगे। अब बेचा इतना गो बच्चा है, 4 साल 5 साल 6 साल का बच्चा चापाकल पे गया, बेचारा अपने पानी पीने के लिए चलता नहीं, अब पेट से दाब के ना करके दाबेगा चापाकल, आया समझ में। कभी कभी तो ऐसा होता घूम जाता है, लटकले रह जाता है, नहीं लटकले रह जाता है, टिंगले रह जाएगा ऊपरे में, बेचारा घूम जाता है। बताइए कि जोखिम भरा काम है कि नहीं है? आप 14 वर्ष से कम आयु के बच्चा को 5 साल 6 साल के बच्चा को चापाकल पे भेज दिए, हो सकता है फिसल के गिर जाए, हो सकता है कि झूल गया के बाद झूलने रह जाए, कहीं कान का पार फूट जाए। तो बताइए आप अनुच्छेद का उल्लंघन कर रहे हैं कि नहीं? कर रहे हैं ना। उसके बाद जब रोटी बनाने जाएगी ना, 6-7 साल की बहन रहेगी, 8 साल का, उसको अपने रहेगी कोढ़िया बरोद, समझ रहे हैं, जानबूझ के अपने काम से बचने के लिए यार इधर रोटी बनाओ, सीखेगी कहिया? हाँ ये तो हो गई, सीखेगी कहिया? अब बताओ इतने को बच्चा कब कहेगी, तावा पे हाथ रखेगी जल जाएगा हाथ, बताए जोखिम भरा काम है कि नहीं? तो ऐसा काम जब भी घर में हो तो अनुच्छेद कितना याद करेंगे? 24। चापाकल पे झूल जाए
तो 24 गया। ज़बरदस्ती आप तावा पे रोटी बनवा रहे बच्चा से तो 24 गया। तो सबसे अधिक लड़की लोग इस अनुच्छेद का क्या करती है, उल्लंघन करती है। ऐसा नहीं बात है, तो ऐसा नहीं करवाना है। तो 24 कहता है कि बालकों के नियोजन पर रोक, अर्थात 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से जोखिम भरा काम करवाना, कारखानाओं में काम करवाना, यह सब क्या है, अपराध है। किचनों में काम करवाना अपराध है, तो नहीं होगा किचन में। तो किचन में तो और जोखिम में भरा काम है। आप बोलिएगा रोटी बनाने के लिए तो जलने का डर, जोखिम भरा काम। पानी लाने के लिए बोले झुल्ले रह जाएगा, तो जोखिम भरा काम। सब्जी काटने के लिए बोले हाथे काट लेगी, तो जोखिम भरा काम। तो हमको तो लगता है सबसे अधिक किचन में होता है जोखिम भरा काम। तो चलिए ये हो गया ना। चलिए अब देखिए अगला, ये तो हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब चला ये किस में, शोषण के विरुद्ध के अधिकार के बाद किसका कौन सा अधिकार है बताए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 25 से शुरू होता है। तो अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक। तो अनुच्छेद 25 में क्या है, अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने एवं अबाध रूप से मानने एवं प्रचार प्रसार करने का अधिकार प्राप्त है। कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। मतलब कोई भी व्यक्ति है, उसको आप जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं कि आप इसी धर्म को मानिए। आपको ना मतलब कोई भी धर्म को मानने का अधिकार है, धर्म परिवर्तन करने का अधिकार। कोई ना तो आपको जबरदस्ती करवा सकता है धर्म परिवर्तन, और ना ही कोई आपको रोक सकता है। आपको किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार करने का और किसी भी धर्म को एकदम अबाध रूप से बिना कोई रोक टोक का मानने का अधिकार है। ठीक है साहब, ये अनुच्छेद 25 का आता है। ठीक है साहब। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। मतलब धार्मिक कार्यों का जो आप प्रबंधन करते हैं ना, जैसे कि आप सरस्वती पूजा करते हैं तो टेंट पंडाल लगाना, प्रसाद बनाना, जो भी उसका कार्यक्रम है उसको करना, रंगारंग कार्यक्रम करना। देखिए कोई भी कार्यक्रम हो, मतलब आप धार्मिक प्रबंधन कर सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता आपको कोई रोक नहीं सकता है। अब ये जब पढ़ाते थे वो लड़का बोलता सर ये जब दिया गया है कि धार्मिक कार्यों का प्रबंधन, तो सर सरस्वती पूजा में डीजे बजाते तो रोक काहे लगा देता है, समझ रहे। तो डीजे इसलिए रोक लगा देता है क्योंकि उसमें दंगा होने का डर होता है, कोई ना कोई घटना होने का डर होता है। तो सरकार को भी अधिकार है ना लॉ एंड ऑर्डर को क्या कहते हैं बना के रखना, उसका भी काम है। तो आप लॉ एंड, आपका धार्मिक कार्य ऐसा होता है कि लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ देता है, इसी वजह से वो रोक लगाता है। चलिए साहब, तो अर्थात अपने धर्म के लिए ये हो गया ना, अर्थात अपने धर्म के लिए संस्थान की स्थापना करना, संपत्ति अर्जन करना एवं प्रशासन करने का अधिकार है कि आपकी संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं किस प्रकार से चलेंगी, इसका प्रशासन आप खुद कर सकते हैं। चलिए साहब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 27 इसमें कहता है राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर यानी टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है जिसकी आय किसी विशेष धार्मिक संप्रदाय के उन्नति के लिए हो। देखिए आपको पता है कि अगर बैंक अकाउंट में या कहीं रुपया रखते हैं तो सरकार क्या करती है कि उस हिसाब से टैक्स लगा देती है। लेकिन अगर किसी धार्मिक कार्यों के लिए अगर संपत्ति अर्जित किया गया हो या धार्मिक कार्यों के लिए कोई धन रखा गया हो तो सरकार उस पर टैक्स नहीं लगा सकती है। जैसे कि मान लीजिए कि अभी अयोध्या में राम का मंदिर बन रहा था, राम जन्मभूमि पर, तो उसके लिए तो चंदा हो रहा था ना। अब देखिए चंदा होगा तो करोड़ों में होगा ना। अब सरकार देखेगी कि ये नहीं करोड़ों में है, चलो इस पर टैक्स लगा देते हैं, तो टैक्स लग जाएगा। तो बताइए वो चंदा का धार्मिक कार्य के लिए किया गया वो धन अर्जन है, तो क्या उस पर टैक्स लगाना जायज़ है क्या? नहीं, वो धार्मिक कार्यों के लिए है। तो इसी वजह से धार्मिक कार्यों के लिए जो धन राशि जमा किया गया हो, जो संपत्ति जमा किया गया हो, उस पर किसी भी प्रकार का टैक्स लगाया नहीं जा सकता है। क्लियर है? चलिए साहब अगला है अनुच्छेद 28, सरकारी या गैर सरकारी संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है तथा ऐसे शिक्षण संस्थान में किसी धार्मिक शिक्षा अनुसंधान में भाग लेना यानी धार्मिक उपदेश देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। मतलब अनुच्छेद 28 कहता है सरकारी या गैर सरकारी जो शिक्षण संस्थान है, जो स्कूल कॉलेज है, उसमें आप किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। आपको पता है कि पहले क्लास 6 में रामायण, एक संक्षिप्त रामायण चलता था,
पहले चलता था, लेकिन उस पर आरोप लगा तो उसको हटा दिया गया कि जब हमारा संविधान कह रहा है कि धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते, तो रामायण जो पुस्तक है धर्म से जुड़ा हुआ पुस्तक है, धार्मिक पुस्तक है, इसी लेकर के आपकी शिक्षा नहीं, आप इसको इस प्रकार की शिक्षा नहीं दे सकते बच्चों को, और ना ही किसी बच्चों को आप जबरदस्ती उपदेश सुनने के लिए बाध्य कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप स्कूल में, सरकारी स्कूल में बोलिए कि चले आना सब बउआ राम धुनी होगा स्कूल में, आए समझ में, अब बुला लिए, अब मुस्लिमों लड़का के बोलेंगे बैठ सुन राम भजन सुन बैठ, आए समझ में, ऐसा नहीं कर सकते हैं आप देखिए सरकारी स्कूल में ना आसपास का जो लोग होता है ना, आसपास का जो स्टूडेंट होता है वही पर्सनली सारे स्टूडेंट मिल करके मूर्ति बैठा लेता है सरस्वती पूजा में। लेकिन आप देखिए कि सरकारी स्कूल का टीचर या सरकार के तरफ से किसी भी प्रकार का वहाँ पर सरस्वती पूजा या किसी भी प्रकार का चीज़ नहीं मनाया जाता। ऐसा मनाया जाता है क्या? नहीं मनाया जाता। क्यों? क्योंकि वो धार्मिक चीज़ें हैं, इसी वजह से। चलिए साहब, तो और ना ही आप किसी को ज़बरदस्ती धार्मिक उपदेश सुनने के लिए बाध्य कर सकते हैं। क्लियर है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। जो अल्पसंख्यक वर्ग है उसके हितों का संरक्षण किया गया है, अर्थात कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति, यहीं से सवाल पूछा है ना, अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति, अल्पसंख्यक वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय जो है वो अपनी भाषा, संस्कृति और लिपि को क्या कर सकता? सुरक्षित रख सकता है। जैसे कि मुस्लिम है, आप देखिए मुस्लिम है तो वो अपनी भाषा, संस्कृति और लिपि को सुरक्षित रखता है। उसकी संस्कृति है बुर्का पहनना, और भी जो संस्कृति है इस सब चीज़ को वो मान सकता है। उसकी सुरक्षा के लिए भी सरकार ने बहुत सारा काम किया है। और इसके अलावा वो अपनी भाषा, लिपि, आप देखिए कि उसके लिए उर्दू सीखने के लिए मदरसा अलग होता है ना, तो अपने भाषा और लिपि को भी सुरक्षित रख सकता है तथा उसे धर्म एवं संस्कृति के आधार पर किसी भी सरकारी या शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश करने से नहीं रोका जा सकता। ये नहीं कि आप मुस्लिम हैं या आप अल्पसंख्यक हैं तो आप इस स्कूल में नहीं पढ़ सकते हैं, किसी भी प्रकार का भेदभाव ऐसा नहीं किया जा सकता। आज समझ बात है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 कहता है शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। देखिए उसमें क्या था कि अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, संस्कृति, लिपि ये सब को सुरक्षित रख सकता है और इसके साथ साथ ये अल्पसंख्यक वर्गों को किसी भी शिक्षण संस्थान में प्रवेश करने से रोका नहीं जा सकता है। क्लियर है ना। लेकिन अनुच्छेद 30 कहता है कि कोई भी अल्पसंख्यक किसी भी संस्थान, शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकता है, उसको रोक नहीं सकता। ये नहीं कि भारत हिंदुओं का देश है कह करके तुम स्कूल नहीं बना सकता है, तुम कॉलेज नहीं बना सकता, ऐसा नहीं कर सकते हैं आप, नहीं तो अनुच्छेद 30 का क्या हो जाएगा? उल्लंघन हो जाएगा। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्थान चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में भी किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। अनुदान मतलब समझते हैं कि मदद करना धन से, राशि से। ऐसा नहीं है कि तो हिंदू अगर है तो सरकार क्या करेगी? उस अनुदान देगी, चलो तुम स्कूल खोल रहा है, चलो हम तुमको अनुदान देते हैं, तुम क्या कहते हैं सार्वजनिक काम कर रहा है, देश हित में काम कर रहा है, तुमको कुछ अनुदान दे देते हैं। और ऐसा नहीं है कि अल्पसंख्यक वर्ग अगर खोलेगा तो उसके साथ भेदभाव करेगा, ऐसा नहीं कर सकता है सरकार। ऐसा नहीं बात है। तो कमोबेश हमको लगता है कि अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 30 तक वो टोटल आपका क्या हो गया? क्लियर हो गया साहब। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं साहब। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय कौन करता है? कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है साहब, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए साहब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित विवादों का जांच और फैसला कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय में होता है। तथा सर्वोच्च न्यायालय का फैसला जो होता है ना, ये अंतिम फैसला होता है। अगर राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित किसी भी प्रकार का वाद विवाद होता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों, तो इसका फैसला केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट करेगा और इसका फैसला जो होता है ये अंतिम फैसला होता है। फिर इसके फैसला पे कोई भी उलटफेर नहीं कर सकता है। क्लियर है साहब। चलिए राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद उच्चतम न्यायालय में 1 माह के अंदर ही लाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति बन गया 4 साल के बाद, 3 साल के बाद हम लाएंगे फैसला। कोई किसी भी प्रकार का वाद विवाद का जो तथ्य है या
कोई भी याचिका है तो इसको हम ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति चुनाव हो गया, उपराष्ट्रपति चुनाव हो गया 2 साल के बाद लाएंगे, सो बात नहीं है। 1 माह के अंदर किसी भी प्रकार की चीज़ें हैं तो 1 माह के अंदर ही इसको लाया जा सकता है, ऐसा नहीं बात है। अब बात आई राष्ट्रपति का, तो राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ जितना भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो अनुच्छेद और राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ जितना भी फैक्ट्स है वो सारे हम बिहार एसआई का पीटी 2021 का जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें डाल दिए हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ तत्व वहाँ जा करके आप लोग पढ़ लीजिएगा, चलिए ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। चलिए, निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन हैं? क्या हो जाएगा? बताए थे ना कि एक बार हार गए थे और दूसरी बार निर्विरोध, ये लिखाए थे ना। चलिए साहब, आंसर हो जाएगा ये एन संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। एक बार ये चुनाव हार गए थे और दूसरी बार ये क्या हो गए, निर्विरोधी चुनाव जीत गए, ऐसा नहीं बात है। चलिए, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, ये तो पता ही है आपको, ठीक है। अब बाकी क्रम भी बताए थे हम लोग, बताए थे ना, एक लाइन भी बताए थे आप लोग को याद रखने के लिए, ठीक है। राधा, राजेंद्र की राधा जाकर गिरी अली अहमद की जेल में, ऐसा करके बताए थे ना, तो सब हम बताए हुए थे, उसको देख लीजिएगा एक बार। चलिए, इसका आंसर क्या जाता है, एन संजीव रेड्डी। चलिए, एन संजीव रेड्डी 1977 में निर्विरोध निर्वाचित हुए थे और एक बार ये चुनाव हारे भी थे इससे पहले। डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के प्रथम 2 कार्यकाल के लिए उपराष्ट्रपति तथा द्वितीय राष्ट्रपति बने, मतलब लगातार 2 बार ये उपराष्ट्रपति के पद पे रहे और फिर जाकर के ये एक बार एक कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति के पद पे चुने गए थे। 2 कार्यकाल के लिए, लगातार 2 कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाले जो व्यक्ति थे एकमात्र कौन है, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब, जो 2 कार्यकाल के लिए ये चुने गए थे। चलिए, उसके बाद है बीवी गिरी। बीवी गिरी भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। बीवी गिरी भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। कार्यवाहक राष्ट्रपति का मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति का जब मृत्यु हो गया तो उसके जगह पे ये टेम्परोरी कुछ समय के लिए राष्ट्रपति का काम किए, ठीक है ना, तो इसे कहा जाता है कार्यवाहक राष्ट्रपति। ये भारत के प्रथम ऐसे राष्ट्रपति थे जो द्वितीय वरीयता के मतों के आधार पर राष्ट्रपति बने थे, मतलब बाद में जाकर के ये राष्ट्रपति भी बने थे, ठीक है ना। चलिए, नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाले एकमात्र व्यक्ति थे, मतलब ये राष्ट्रपति ऐसे राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। देखिए, यहाँ से 2-3 पॉइंट बनता है कि ये पहली बार हुआ कि ये हार गए, दूसरी बार ये निर्विरोध जीते गए, और तीसरी बात यहाँ से ये निकली कि ये पहले राष्ट्रपति ऐसे थे जो लोकसभा अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किए, ठीक है साहब। इतना फैक्ट्स हम लोग को याद रखना है यहाँ से। चलिए, बाकी क्योंकि अगला देख लेते हैं हम लोग। लोकसभा के विपक्ष के नेता थे, बताइए, लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता, प्रथम यहाँ सब जोड़ लीजिए, लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता बताइए, राम सुभग सिंह, यही हो जाएगा साहब, यही हो जाएगा आंसर इसका। चलिए, अब देखिए, लोकसभा के विपक्ष के नेता पूछा है तो कई बार दरोगा ही पूछा, आगे आपको मिल जाएगा 19 वाला सेट में कि लोकसभा के तीसरी लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, इस तरह से सवाल आता है ना। तीसरी लोकसभा के कौन थे, चौथी लोकसभा के कौन थे, बिहार के वह कौन से प्रथम लोकसभा के, बिहार से बनने वाले प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, समझ रहे हैं, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, इस तरह का सवाल आता है साहब। तो थोड़ा सा हम लोग इसको भी देख लेंगे। चलिए देख लेते हैं हम लोग कि लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे, राम सुभग सिंह थे। प्रथम लोकसभा का गठन जो हुआ था कब हुआ था, 1952 में किया गया था। प्रथम लोकसभा का जो गठन हुआ था वो 1952 में हुआ था साहब। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, देखिए, लोकसभा के विपक्ष का नेता पूछा तो प्रथम अध्यक्ष भी पूछ सकता है। प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे, ठीक है साहब। लोकसभा में विपक्षी दल की मान्यता है, तो देखिए, विपक्ष का नेता पूछा है तो आपको पहले भी पता है, लोकसभा में विपक्ष दल का नेता वही बन सकता है कि जो विपक्षी पार्टी कम से कम
टोटल लोकसभा सीटों का 1/10वां भाग, 1/10वां भाग, यानी अगर 500 कितना है 52 है, तो इसको 10 से भाग दीजिए तो लगभग कम से कम 55 सीट जो पार्टी जीत करके आएगा वही लोकसभा में विपक्षी दल बनेगा, और उसी विपक्षी दल का जो नेता होगा वही विपक्ष का नेता कहलाएगा। ऐसा समझ बात है। तो कितना होना चाहिए, 1/10 होना चाहिए। उसके बाद है मान्यता प्राप्त लोकसभा के प्रथम विपक्षी दल के नेता 1977 में कौन बने थे, वाई.वी. चौहान बने। कौन बने थे, वाई.वी. चौहान बने थे। अगला देख लेते। अब देखिए लोकसभा के अध्यक्ष की बात है तो हम क्या बताएं, हो सकता है कि पहली दूसरी तीसरी इस तरह से, क्योंकि 19 वाला में ये देखा गया, 2019 का जब बताएंगे ना। क्या नहीं, हाँ ये 1952 है। ये क्या कहना चाह रहा है समझिए, देखिए ये कहना चाह रहा है कि वाई.वी. चौहान जो थे ना, ये विपक्षी दल का नेता उस समय बने जिस समय इनके पास 55 सीट नहीं था, समझे। बाद में इन्हें मान्यता प्राप्त हुआ विपक्षी दल का, समझ रहे हैं। इसीलिए करके लिखा गया कि मान्यता प्राप्त, समझ रहे। पहले क्या होना चाहिए, 55 सीट होना चाहिए, 55 सीट होना चाहिए। लेकिन बाद में क्योंकि उस समय किन्हीं को 55 सीट नहीं आ पाया था, बाद में जाकर के 55 सीट दाखिल किए थे, ठीक है ना। चलिए आप लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में देखिए कि पहला कार्यकाल में, दूसरा कार्यकाल में, तीसरा कार्यकाल में, क्योंकि एक तीसरा कार्यकाल वाला था हुकुम सिंह के बारे में पूछा गया है 2019 में साहब। तो ये थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। देखिए पहली जब लोकसभा गठित हुआ था 1952 में, तो उस समय पहली लोकसभा के जो अध्यक्ष बने थे गणेश वासुदेव मावलंकर बने थे, ठीक है, गणेश वासुदेव मावलंकर बने थे। और फिर उपाध्यक्ष जो बने थे वो कौन, अनंत सेनम आयंकर बने थे, ठीक है साहब। तो ये अध्यक्ष बने थे और ये उपाध्यक्ष बने थे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। दूसरी देखिए, दूसरी बार जो बने अनंत सेम आयंकर बने थे। देखिए जो उपाध्यक्ष थे वही क्या बन गए, अध्यक्ष बन गए, ठीक है, वही अध्यक्ष बन गए, ठीक है ना। तीसरी में ना, चलिए तीसरी में कौन, हुकुम सिंह। इसी के बारे में भी बोले हैं ना, ये 2019 वाले में आपको मिलेगा, 2019 वाले में, ठीक है ना। तो तीसरी लोकसभा के अध्यक्ष कौन, पहला में कौन थे, दूसरा में, तीसरा में, चौथा देखिए नीलम संजीव रेड्डी। अभी यही बताए ना कि ये पहले प्रथम राष्ट्रपति ऐसे हुए थे जो लोकसभा के भी अध्यक्ष थे। चलिए साहब देखिए ये सब बेसिक पॉइंट है, बहुत बारीकी पॉइंट है। अगर यहाँ से सवाल इस बिल्कुल सिंपल लाइन है ना, सिंपल लाइन, अगर सिंपल सवाल ये डाल देगा कि निम्नलिखित में से वह कौन से राष्ट्रपति थे जो लोकसभा अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किए, तो याद रखिए है सिंपल, लेकिन याद रखिए कि बहुत बच्चा के लिए टफ बन जाएगा, है कि नहीं। चलिए साहब अगला है कि पाँचवीं जो लोकसभा था उनका जो अध्यक्ष बने थे गुरुदयाल सिंह ढिल्लो, और इनके बाद क्योंकि ये पूरे 5 वर्ष तक नहीं रह पाए तो फिर बने बलीराम भगत। और याद रखिएगा कि बलीराम भगत ये प्रथम बिहारी थे, बलीराम भगत प्रथम बिहारी थे जो लोकसभा के अध्यक्ष बने थे, ठीक है साहब, बलीराम भगत। तो भगत जी जो है सो क्या बोले, कौन, नहीं हम क्या बताएं कि नीलम संजीव रेड्डी बने और ये कुछ समय के लिए रहे, फिर ये राष्ट्रपति जो बने तो ये गुरुदयाल सिंह ढिल्लो, ठीक है, इसके जगह पे। चलिए छठी लोकसभा में ये जो है सो फिर से देखिए नीलम संजीव रेड्डी, और इसके बाद फिर कौन बने, के.एस. हेगड़े। उसके बाद है सातवीं में कौन बने, बलराम जाखड़। कौन बने, बलराम जाखड़। 8वीं में फिर पुनः कौन बने, बलराम जाखड़ ही। 9वीं में कौन बने, रवि राय बने, 9वीं में रवि राय। चलिए हाँ 9वां याद रहेगा, रवि को 9वां याद रहेगा, देखिए कहता 9वां सर याद रहेगा। चलिए उसके बाद है 10वीं में शिवराज वी पाटिल बने। 11वीं इसमें
पीए संगमा बने, ये भी साहब VVI है, कई बार पूछा गया है ये, ठीक है। तो 11वीं और पीए संगमा याद रखिएगा, क्योंकि पूर्वोत्तर राज्य से बनने वाले ये पहले व्यक्ति थे, पूर्वोत्तर राज्य से बनने वाले, मेघालय से जुड़े हुए हैं। चलिए 12वीं लोकसभा के कौन बने? GMC बालयोगी, GMC बालयोगी। 13वीं जो लोकसभा है उससे कौन बने? फिर से GMC बालयोगी, और इनके बाद फिर पुनः कौन बने? मनोहर गजानंद जोशी, ठीक है। उसके बाद है 14वीं लोकसभा के अध्यक्ष, ये बने सोमनाथ चटर्जी। कौन बने? सोमनाथ चटर्जी। और 15वीं तो महा-VVI है। 15वीं याद रखिएगा मीरा कुमार, और ये भी बिहार से संबंधित है, बिहार से संबंधित है। चाहे तो सवाल पूछेगा कि बिहार की पहली महिला जो लोकसभा अध्यक्ष बनी तो मीरा कुमार, और ये पूछेगा कि प्रथम भी पूछे पूरे भारत में भी कि लोकसभा अध्यक्ष की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो मीरा कुमार बनी, ठीक है साहब। कंफ्यूज करेगा, मीरा कुमार लगा हुआ तो लगेगा लड़का का नाम, ठीक है। हाँ हाँ लगाइए, लगाइए ना कुमारी, इनका मन। चलिए 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन बने? सुमित्रा महाजन। देख लीजिए महिला और महिला, 15वीं और 16वीं में महिला, और 17वीं में आपको पता है कि ओम प्रकाश बिरला, ओम प्रकाश बिरला। चलिए साहब बहुत बढ़िया। अच्छा, ओम प्रकाश बिरला किस जो है सो संसदीय क्षेत्र से? हाँ, कोटा। ये सवाल पूछा भी गया साहब, कोटा संसदीय क्षेत्र से ये जीत करके आए, ठीक है साहब, बीजेपी पार्टी से हैं। चलिए साहब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग जल्दी से, 2-3 सवाल बस 5 मिनट में खत्म कर देंगे हम लोग। राज्यसभा साधारण विधेयक को अधिकतम लंबित कर सकती है 14 दिन तक। कितना तक? 14 दिन तक। गलत तो गलत, 6 माह जो आप बोल रहे हैं ना, नहीं ठीक है। राज्यसभा अगर ये बोल रहा है साधारण विधेयक, अगर ये रहता धन विधेयक, देखिए यही गलती होगा। धन विधेयक अगर रहता तब बोलते केवल 14 दिन, क्योंकि धन विधेयक हमेशा जो होता है ना वो लोकसभा में पेश होता है, राज्यसभा में केवल फॉर्मेलिटी के लिए जाता है। राज्यसभा तो ना धन विधेयक में ना तो राज्यसभा परिवर्तन कर सकता है, ना ही संशोधन कर सकता है, और ना ही ये पास करने का अधिकार है, ना कुछ भी करेगा, फेल करने का इसका अधिकार ही नहीं है इसको। हाँ, ये अगर 14 दिन तक चाहे तो पास कर दे, चाहे तो वापस हो जाता, खुद पास समझा जाएगा। मतलब हर हाल में राज्यसभा को धन विधेयक 14 दिन के अंदर में क्या करना पड़ता है? पास कर दीजिए, नहीं तो ऑटोमेटिक पास बुझा जाएगा। हाँ, बेइज्जती हो जाएगा, इसीलिए पास ही कर देता है। तो ये धन विधेयक पूछेगा तो 14 दिन, ऐसा बात है। उस वहाँ पर लिख लीजिएगा, कहीं पे वहाँ नहीं लिखा है तो हमको याद है, हाँ वहाँ लिख लीजिएगा। चलिए तो ये हो जाएगा कितना? 6 माह, ठीक है। साधारण विधेयक को, वो था धन विधेयक की बात। चलिए साहब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, इसका जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है। चलिए संसद का साधारण विधेयक को अधिकतम कितना माह तक? 6 माह के लिए लंबित कर सकती है राज्यसभा। राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन है, जो क्या है? अस्थायी सदन है। संविधान के अनुच्छेद 107 में हाँ साधारण विधेयक की प्रक्रिया का उल्लेख है। साधारण विधेयक की प्रक्रिया जो है ना, उसका उल्लेख जो किया गया है 107 में किया गया है कि राज्यसभा 6 माह से अधिक समय तक इसको लंबित साधारण विधेयक को नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 107 के तहत साधारण विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। साधारण विधेयक चाहे तो लोकसभा में पेश हो सकता है या तो राज्यसभा में, लेकिन धन विधेयक हमेशा एकदम लोकसभा में ही पेश होगा। याद रखिएगा साहब, धन विधेयक हमेशा लोकसभा में, और साधारण विधेयक लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी। चलिए, इस सदन से पारित होने के पश्चात दूसरा सदन इसे 6 माह तक रोक सकता है साहब। एक सदन से जो ही पारित होगा, दूसरा सदन अधिकतम कितना महीना तक? 6 माह तक इसको रोक सकता है। साधारण विधेयक पर दोनों सदनों के बीच गतिरोध की अवस्था में अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया। साधारण विधेयक पर ही किया गया, धन विधेयक पर नहीं किया गया। और 108 के तहत बताइए, अगर संयुक्त अधिवेशन होगा तो कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति बुलाएगा। अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। और बताइए कि संयुक्त बैठक किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त बैठक हमको लगता है कि कम से कम तो 5-7 बार बोल चुके हैं।
और कल भी क्विज में हम पूछे हैं इस सवाल, यूएसए होगा। सब देश का नाम बता दीजिए। वीडियो डालेंगे, वीडियो के कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है। हम क्या बोले अभी, हम अभी क्या बोले? हाँ, मतलब सब बात हम ही कर दें 10 बार बोल करके फिर भी नहीं याद रहेगा, तनिक मेहनत करिए ना। चलिए, राष्ट्रपति के द्वारा हम बूझ रहे हैं ना आप क्या बोलना चाह रहे हैं, हम समझ गए हैं। तो और चेहरा देख कर हम बूझ लेते हैं आप क्या बोलना चाह रहे हैं। चलिए, तो और चेहरा देख के हम बूझ गए ना बाबू, चिंता मत करो कि सर्जियों को लगता है, यही बात ना। हाँ, हमको क्या पता, जब बूझिए रहे हैं तो अब क्या बताएं। चलिए, ऑस्ट्रेलिया होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा, हमको तो पता ही नहीं है। चलिए, राष्ट्रपति के द्वारा किसी अपराध में दंड को कुछ समय के लिए निलंबन करना कहलाता है। निलंबन, प्रविलंबन, ठीक है साहब। देखिए, राष्ट्रपति को जो क्षमा दान करने का जो अधिकार है आपको बताए हुए कितना अनुच्छेद में, अनुच्छेद 72 में। और अनुच्छेद 72 के तहत ये कितने प्रकार का क्षमा दान कर सकता है? 5 प्रकार का, 5 प्रकार का होता है। एक क्षमा होता है, लघुकरण होता है, प्रविलंबन होता है, विराम होता है और एक परिहार होता है। अब ये होता क्या, ये दरोगा का हिटेड टॉपिक है, 2019 में भी आपको मिलेगा, 2019 में भी मिलेगा साहब, एकदम मिलेगा, हर हाल में मिलेगा, चिंता मत करिए। इसी लेकर के हम सारे चीज़ को यहीं पर कलेक्ट करके रख दिए। चलिए देख लीजिए साहब, प्रविलंबन में क्या होता है, हम क्या बताएं, 5 प्रकार का क्षमा। जिसमें प्रविलंबन क्या होता है, इसमें किसी दंड पर रोक लगाना है, विशेषकर मृत्यु दंड पर, ताकि दोषी व्यक्ति क्या कर सके, क्षमा याचना कर सके। मतलब इस पर कुछ समय के लिए रोक लगा देता है ताकि दोषी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में याचिका दे सके या राष्ट्रपति के पास जा करके कि हम जो है निर्दोष हैं और उस पर फिर से पुनः सुनवाई किया जाए। इसी के लिए अगर मान लीजिए कि मृत्युदंड, खास करके मान लीजिए कि किसी को 10 मई को फांसी है, लेकिन याचिका दायर करने में टाइम लगेगा, प्रोसीजर करने में टाइम लगेगा ना। कोर्ट जानबे करते कितना फास्ट चलता है हम लोग के भारत में, तो टाइम तो लगेगा। कुछ लोग को तो सज़ा जो है ना मरने के बाद मिलता है, समझ जाइए। जब मर जाता है ना वो, तब उसको सज़ा मिलता है। इतना हम लोग का कोर्ट जो है फास्ट है, न्यायालय। तो उसके लिए प्रविलंबन किया जाता है, कुछ समय के लिए विलंब किया जाता है मृत्युदंड को, ताकि वो अपना याचिका दायर कर सके। चलिए, क्षमा में क्या होता है, इसमें देखिए ये सारे राष्ट्रपति को अधिकार मिला हुआ है। क्षमा में क्या होता है कि राष्ट्रपति दोषी व्यक्ति को ना सारे जितना भी उसको दंड मिला है, सारे दंड से क्या कर देता है, मुक्त कर देता है। चाहे वो कारावास हो और चाहे तो आर्थिक दंड हो, सारे से मुक्त कर देता है, हर चीज़ को। इसमें दंड एवं बंदीकरण, दंड मतलब रुपया पैसा और बंदीकरण मतलब जेल, दोनों हटाकर दोषी को पूर्णतः मुक्त कर देता है। ठीक है साहब, पूर्णतः क्या कर देता है, मुक्त कर देता है। समझ रहे, जाओ बेटा घूमो फिरो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में। चलिए, लघुकरण, लघुकरण में क्या होता है, लघु मतलब छोटा, लघु मतलब छोटा करना। देखिए, इसमें दंड के स्वरूप को बदलकर कम कर दिया जाता है, दंड के स्वरूप को बदल देता है। जैसे कि मृत्युदंड किसी को मिला है ना, ए लड़का, लघुकरण मतलब समझ में आया कि दंड के स्वरूप को, कई बार पूछा जाएगा कि वह कौन सा अधिकार है या वह कौन सा क्षमा है जिसमें राष्ट्रपति दंड के स्वरूप को बदल करके दंड को कम कर देता है। जैसे मान लीजिए किसी को क्या करता है, ये याद रखिएगा, दंड के स्वरूप, ये शब्द बहुत वीवीआई है। जैसे कि मृत्युदंड को कठोर या साधारण कारावास में परिवर्तित कर दिया जाता है। किसी को मृत्युदंड मिला तो चलो मृत्युदंड नहीं देंगे, इसको जेल ही दे दो, आजीवन कारावास या साधारण कारावास, कुछ भी दे दे। चलिए, उसके बाद है परिहार। इसमें दंड की प्रकृति को बदले बिना, देखिए यहाँ पर दंड बदल जा रहा है। अब परिहार में क्या होता है, यहाँ दंड का स्वरूप बदलता नहीं है, स्वरूप वही रहेगा। जैसे कि दंड की अवधि कम कर दी जाती है, जैसे 2 वर्ष की कठोर सजा को 1 वर्ष में बदल, किसी को 10 वर्ष का मिला, 5 वर्ष का मिला तो उसको 2 वर्ष 1 वर्ष कर देना। मतलब देखिए, लघुकरण में दंड का स्वरूप बदल जाता है और परिहार में दंड का स्वरूप नहीं बदल करके कम हो जाता है, ऐसा में। चलिए, उसके बाद है विराम।
विराम इसके तहत दोषी व्यक्ति के सजा को विशेष परिस्थिति में, देखिए वहाँ था याचिका दायर करने के लिए और यहाँ है विशेष परिस्थिति में कम कर दिया जाता है, जैसे गर्भवती स्त्री की सजा को कम कर देना। अब बताइए कि खास करके ये मृत्युदंड में किसी महिला को मान लीजिए कि मृत्युदंड मिल गया लेकिन वो गर्भवती है, तो गलती कौन किया? वो महिला की। लेकिन अगर उसी समय फांसी मिलेगा तो सज़ा किसको मिल जाएगा? बच्चा को भी मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कानून कभी भी एक सज़ा के लिए एक व्यक्ति गलती किया तो दूसरे व्यक्ति को सज़ा नहीं दे सकता। तो उसके लिए क्या करता है कि कुछ समय के लिए विराम लगा दिया जाता है, जब तक वो बच्चा जन्म नहीं लेता है तब तक वो स्त्री को मृत्युदंड दिया नहीं जा सकता है। समझ बात है, इस तरह की बात है। और इसके साथ साथ जो मान लीजिए अपंग वगैरह व्यक्ति है, जो विशेष परिस्थिति में है, कोई अपंग है, कोई बीमार है, तो ऐसे व्यक्ति को आप देखिएगा, बीमार भी व्यक्ति को आप देखिएगा कि फांसी देने से पहले ना, फांसी देने से पहले जांच होता है, बीपी ऊपी हर चीज़ जो है सो कंट्रोल में है या नहीं है। अगर कोई बीमारी या बीपी कंट्रोल में नहीं है तो फिर फांसी का डेट क्या जाता, टाल दिया जाता, ताकि वो एकदम स्वस्थ जब रहेगा ना तब फांसी। बीमार को फांसी भी नहीं दे सकते, तो मरेगा लेकिन स्वस्थ बना करके इलाज उलाज करवा करके तब फांसी दिया जाता है। ऐसा नहीं बात, दिक्कत हो जाएगा ना, फिर वहाँ दवाई भी नहीं मिलेगा। चलिए, जब राष्ट्रपति क्षमा दान के पूर्व, याद रखिएगा, जब राष्ट्रपति क्षमा दान के पूर्व याचिका को रद्द कर दी है तो दूसरी याचिका दायर नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं कि एक बार आप याचिका डाल दिए कि हमें क्षमा कर दीजिए, राष्ट्रपति रद्द कर दिया, नहीं बेटा थोड़ा फांसी होना बहुत ज़रूरी है, नहीं फिर जाएंगे याचिका, नहीं माफ़ी कर दीजिए, मतलब बार बार जाएंगे तो क्या होगा, राष्ट्रपति का भी अब मरना हो जाएगा। नहीं, इसीलिए एक बार दायर अगर आप करिएगा तो दूसरा तीसरा बार आप जा नहीं सकते। ये नहीं कि एक बार दायर किए नहीं हुआ जाके पैर में लटक गए, माथा में झूल गए, सो बात नहीं करना है समय में, ये सब नहीं कर रहा है, एक ही बार होता है, ठीक है ना। एक बार अगर रद्द हो गया तो रद्द हो गया, ठीक है साहब। चलिए साहब, लास्ट सवाल देख लेते हैं, अंत भला तो सब भला। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? क्या हो जाएगा? विलियम वार्ड हो जाएगा साहब इसका आंसर। और ये शायद 2-3 सेट में आपको मिल चुका है ना, तो इसीलिए करके 2 बार अगर मिला है तो हम बता देते कहाँ मिला होगा, वहाँ जा करके आप देख लीजिएगा। तो बिहार SI मेंस 2022 क्वेश्चन नंबर 7, देखिए 2020 के भी मेंस में पूछा यहाँ से सवाल और 2022 के भी मेंस में पूछा, देख रहे हैं ना। तो कैबिनेट मिशन संविधान सभा कितना महत्वपूर्ण है साहब, ठीक है। तो ये आपका 2020 का जो मेंस का सवाल था पॉलिटी का, वो क्या हो गया, समाप्त हो गया साहब। चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा दूसरा सब्जेक्ट करेंगे इसका, ठीक है ना। चलिए, हाँ